प्रिय दर्शकों, स्वागत है अध्यात्म और ज्योतिष के आज के खास कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट आज के एपिसोड को हम लोग शुरू कर लेते हैं, प्रारंभ कर लेते हैं आज की चर्चा। लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक हिस्सा बन सकते हैं। आप आज के कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। दर्शकों, आज हम यहाँ पर विष योग को लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, विष योग को लेकर मैं पहले भी एक एपिसोड में आपके साथ चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का निवेदन था कि आप हमें प्रत्येक भाव के अंदर यह योग बने उसके हिसाब से आप थोड़ा सा फलादेश बताएंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे लगा चलो, वैसे आमतौर पर जो है अमूमन दर्शक यही चाहते हैं कि वह प्रत्येक भाव से प्रत्येक भाव में कोई भी योग या दोष बन रहा हो तो उसके आधार पर चर्चा करें। उससे उनको बेनिफिट रहता है कि वो अपने उनकी कुंडली में कौन से भाव में बन रहा है उसका लाभ उनको मिल सके। तो खैर, आज हम उसी आधार पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार आप अध्यात्म ज्योतिष पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आपको भी भविष्य में ऐसे कार्यक्रम आपको लगातार हमारे साथ प्राप्त होते रहें। देखिए, जब हम किसी भी योग या दोष की हम बात करते हैं और प्रत्येक भाव के हिसाब से, जैसे कि हम आज इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक चीज और भी यहाँ पर है। देखिए, ज्योतिष का कोई भी पार्ट है, कोई भी योग है, कोई भी दोष है, उन सबको हम लोग प्रॉपर एक योग पर हम लोग चर्चा करते हैं, कोई भी ज्योतिष योग। लेकिन हम लोग कई बार उसमें भूल कर लेते हैं, कई बार हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। देखिए, ज्योतिष एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विद्या है कि निश्चित रूप से हमें उसको ज्ञान तो उसका हमें रखना ही चाहिए, हमें उसको ज्ञानार्जन करना चाहिए। और वैसे ज्योतिष ही नहीं, मेरा अपना सेल्फ मानना है कि व्यक्ति को हर प्रकार की नॉलेज रखनी चाहिए। फील्ड कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो ये आपका सद्भाग्य है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है अनेक प्रकार की विधाओं में प्रविष्ट होना चाहते हैं, आप उसमें अपना प्रवेश रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे ही ज्योतिष भी है। ज्योतिष वह एक विद्या है जो हमारी दिनचर्या से जुड़ा हुआ भी है, हमारे भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच के अंदर जो व्यवस्थाएं नहीं है, वहां तक भी हम अपनी अप्रोच को बना पाए, उसके लिए हमें एक प्रॉपर मार्गदर्शन कराता है ज्योतिष। अपार संभावनाओं का, तमाम पॉसिबिलिटी को देखा जाए तो यहाँ पर ज्योतिष उसको दिखाती है, उसको दर्शाती है, उसको संभव कराती है। तो तमाम संभावनाओं को भी आपके आसपास लाकर रख देती है, आपकी व्यवस्था आपके लिए बना पाती है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि हम इसका अभाव झेल रहे थे, लेकिन हमें उसके तमाम जो रेमेडीज हैं वैदिक प्रकार से हम उसको करते हैं तो हमें उसका अच्छा लाभ भी मिलता है। लेकिन विष योग एक ऐसा योग है जो कुंडली के अंदर निर्माण होता है। तो उस भाव पर मैं आज प्रत्येक भाव के हिसाब से बात करूंगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम समझ लेते हैं विष योग का निर्माण कैसे होता है। देखो, आपकी कुंडली आप इसे निकाल कर देख सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कुंडली में वहां पर क्या क्या अलग से स्थितियां परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं, क्या उस भाव वहां पर है, क्या वहां पर लग्न है, क्या वो मुझे ज्ञान नहीं है उसका कि वहां पर क्या स्थिति है। लेकिन मैं आपको एक काल पुरुष गणना के आधार पर ही एक आपको व्यवस्था बता देता हूँ कि अगर कौन से भाव के अंदर बन रहा है तो क्या इसका रिजल्ट है। तो दर्शकों, मैं आपको सबसे पहले लग्न की हम बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम समझ भी लें कि योग का निर्माण कैसे होता है। यदि शनि एक ऐसा ग्रह है जो बहुत मंद गति से चलता है, आप सब समझते हैं। 2.5 वर्ष लगभग जो है इनकी एक राशि पर संचरण काल रहता है, और चंद्रमा वही 2.5 दिन लगभग होता है। तो 2 से 2.5 दिन में चंद्रमा राशि संचरण कर लेते हैं, यानी बहुत फास्ट गति से चलते हैं। ये 2.5 दिन में लगभग चल रहे हैं और वो 2.5 वर्ष लगभग चल रहे हैं, तो बड़ा अंतर है। मान लो एक की स्पीड 100 किलोमीटर की है और एक की 10 किलोमीटर की है, तो बड़ा डिफरेंस है। तो वही डिफरेंस यहाँ पर भी नजर आता है। अब जब शनि और चंद्रमा दोनों अलग अलग भिन्न गति से चलेंगे तो वो विष योग का निर्माण कर देते हैं, समझ गए। अब इनकी चाहे युति हो रही है, समायोजन की स्थिति से देखें, या फिर दृष्टि भी शनि की चंद्रमा पर पड़ रही हो, तो भी इस योग का निर्माण बनाता है। अब हम यहां पर बात करेंगे कि अगर मैं उपाय की भी चर्चा करूंगा तो इसमें सबसे पहले होता क्या है कि अगर दृष्टि के हिसाब से हम देख लें या फिर हम हिसाब, वैसे तो सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है मानसिक स्थिति, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है। शनि पर न्याय की व्यवस्था है, शनि पर कर्म की व्यवस्था है, शनि पर दंड की व्यवस्था है। और दंड की दृष्टि जब मन पर पड़ती है, यानी दंड के लिए जब कार्रवाई स्टार्ट होती है, दंड के लिए जब व्यक्ति
उस व्यवस्था को देखता है, समझता है या उसके इर्द गिर्द कहीं होता है, तो सबसे पहले मन ही अशांत होता है। मन पर ही इसका सबसे खतरनाक प्रभाव, सबसे भयानक प्रभाव सबसे पहले देखा जाता है। तो ऐसे में यदि जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं अगर विषयोग का निर्माण है, तो इससे कहीं भी दो राय नहीं हो सकती है, इसमें दो मत नहीं हो सकते हैं कि सबसे पहले इसका इफेक्ट मन पर दिखेगा। और मन तो वह चाबी है कि वही ताले को खोल भी सकती है और वही लगा भी सकती है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर बंधन में भी डाल सकता है तो मन, और बंधन से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है तो मन। तो मन तो बहुत बड़ी चीज है। और अगर मन पर ही इसका सर्वाधिक प्रभाव देखा गया है, उसी पर देखा जाता है, उस पर देखा जाएगा, तो आप ये मान के चलें कि मन अगर आपका कह देता है कि हम कर पाएंगे तो आप कर पाएंगे, और मन कह दे कि हम नहीं कर पाएंगे तो आप हार जाएंगे। तो मन पर सर्वाधिक इसका प्रभाव रहेगा। अगर यह सपोज करो कि लग्न के अंदर ही यह स्थिति बन रही है, लग्न पर ही विषयोग का निर्माण हो रहा है, या तो युति के हिसाब से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर यहाँ पर सटर्न एंड मून का कंजक्शन यहाँ पर है तो भी स्थिति, और अगर दृष्टिगत आधार के रूप में हम देखें तो भी, अगर विषयोग का प्रथम भाव अगर पर यह योग का प्रभाव रहेगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हेल्थ इश्यूज प्रकट होंगे, क्योंकि मन से प्रारंभ होगी स्थिति। मन भ्रमित कर देगा। अगर केतु भी कहीं ना कहीं दृष्टि में होंगे या संपर्क में होंगे, चाहे दृष्टि युतिगत आधार संगत होगा, ऐसे में व्यक्ति बहुत ज्यादा मानसिक रोगी बन जाएगा। चाहे राहु या केतु भी कहीं अगर स्थिति में आ जाए, संपर्क में आ जाए, तो मानसिक रूप से व्यक्ति को सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित कर देंगे। तो यहाँ पर मन जो है एक तो भ्रमित रहेगा हमेशा, और विपरीत विचारधारा ऐसे लोगों के मन में यहाँ पर रहेगी। तो ये सबसे ज्यादा मानसिक अशांति फर्स्ट हाउस पर, और स्वास्थ्य का इश्यूज यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा रहेगा। द्वितीय भाव, सेकंड हाउस के अंदर जब ये स्थिति बनेगी, तो आपके फाइनेंशियल स्थिति को यह डगमग कर देगा। मन पर प्रभाव पड़ेगा, कमाने धमाने की स्थिति में आए, कुछ करना चाहते हैं, नया कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन फिर मन आपको पीछे की ओर धकेल दे रहा है। काम आज शुरुआत किया, कर इसमें मन नहीं लग रहा है, आज इसको सोच रहे हैं इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, कल लगता है नहीं यार इससे अच्छा तो दूसरा फील्ड है, इसको छोड़ दिया उसमें लग गया। तो फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा। थर्ड हाउस के अंदर बनेगा तो यहाँ पर विपरीत अवस्थाएं, मन में संदेह होगा कहीं ना कहीं भाई बहनों के साथ, अपने पारिवारिक जनों के साथ, अपने मित्रों के साथ। यहाँ पर आप जो है विपरीत हो जाएंगी। क्यों? आपको कोई न कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप जो है गड़बड़ कर सकते हैं, और यही आपको मानसिक प्रताड़नाओं को भी देगा, और आपको समय समय पर यह समस्या उत्पन्न कराता रहेगा। फोर्थ हाउस के अंदर बनेगा तो आपके मन को डिस्टर्ब करेगा। मन को सबसे पहले प्रभावित करेगा हर भाव के अंदर। अब जो है सबसे पहले आपके मन को प्रभावित करेगा। मान लो आपके पास गाड़ी थी, आपने सोचा नहीं यार तो पिताजी की ली हुई अपने हिसाब से उन्होंने ले लिया, उस मॉडल का है, हमें तो इसको बेच देना है। पता लगे उसके बाद आपने बेच तो ली, फिर खरीदने का नंबर ही नहीं आया। मकान था, प्रॉपर्टी आपके पास थी, आपने सोचा नहीं यहाँ से बेच के अच्छी जगह ले लेते हैं, पता लगे यहाँ का बिक गया, वहां भी नहीं आ पाया। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का लॉस होगा, वाहन का लॉस आपको हो सकता है। क्यों? सिर्फ आपके मन के। पंचम भाव के अंदर होगा, शादी हो गई, अब आपने सोचा यार अभी थोड़े दिन हम रुक लेते हैं, बाद में हम संतति के लिए प्लान करेंगे, लेकिन बाद में कुछ समस्याएं ऐसी हुई कि आप फिर जो है उससे बहुत लंबे समय तक दूर रहेंगे। तो कुछ ना कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल होगी, तो संतान भाव से आपको दिक्कत होगी। ठीक, एजुकेशन में भी ये स्थिति बन सकती है पंचम भाव के अंदर। आज आपको लगा नहीं यार इस वाले कॉलेज में हमें एडमिशन नहीं लेना है, उस वाले में लेना है, पता लगे वहां सीट खत्म हो, पता लगे वहां के नियम बदल गए, पता लगे तब तो स्थितियां कुछ और आ गई। तो कुल मिलाकर आपको एजुकेशन के क्षेत्र में हो, संतति के क्षेत्र में हो, यहां पर दिक्कत होगी। आप कोई काम शुरू करना चाह रहे थे लेकिन यहां पर संभव नहीं हो पाया। छठे भाव के अंदर अगर योग बनता है, विषयोग का निर्माण छठे भाव में होता है। अब ये षष्टम भाव के अंदर होता है, आपने बढ़ाया था मित्रता का, बढ़ गया शत्रुता का, कहना कुछ चाहते थे हो कुछ किया। तो मानसिक व्यक्ति जो है दिग्भ्रमित रहता है, और उसको वाणी पर उसका नियंत्रण नहीं हो पाता, इसलिए जो कहता है उसमें शब्दों का चयन ठीक नहीं हो पाता है, जिससे कई बार तू भी कई बार जो है आप लगता है, और कई बार आप भी तू लगता है, यह स्थिति बदल हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है प्रतिकूल भावना और प्रतिकूल इसका जो है असर देखा जाता है। अगर हम बात करें, कई बार क्या होता है कि मान लो लेन देन की हम बात करें, कई बार कुछ लिया हुआ अगर हमने अपनों को दे दिया,
अब हमने तो ये सोच के दिया था कि अपना लौटा देगा जान पहचान के, लेकिन पता लगे वही सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया। कहा था 1 महीने के लिए, दिया नहीं 1 साल में भी, तो यहाँ पर वो शत्रुता पक्ष में चला जाता है। साथ ही साथ क्या है कि उसका फाइनेंशियल भी आपको लॉस झेलना पड़ता है और मेंटल भी आपको यहाँ पर परेशान होना पड़ता है। तो दोनों चीजों से षष्टम भाव के अंदर यह विष योग आपको प्रभावित करता है। सप्तम भाव के अंदर जब योग बनता है तो कहीं ना कहीं मानसिक उद्विग्न होता है, व्यक्ति जो है सबसे पहले भ्रमित होता है, कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आती है, और उसके बाद आपको देखा जाता है कि दाम्पत्य जीवन के अंदर खलल की स्थिति पैदा हो जाती है, दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो जाता है, पति पत्नी के बीच में आपसी सामंजस्य की स्थिति नहीं बन पाती है, कहीं ना कहीं वो कहते कुछ है और वो समझते कुछ है, वो कहना कुछ चाहते हैं लेकिन आप समझ कुछ और जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आपसी तालमेल न बनने की वजह से दाम्पत्य जीवन के अंदर प्रतिकूल जो है उनको समय देखना पड़ता है, प्रतिकूल झेलना पड़ता है। अष्टम भाव के अंदर यह प्रभावित करता है मानसिक, मानसिक से शारीरिक, शारीरिक से कई बार ये आपके बहुत लंबे समय की मेहनत पर भी पानी फिरवा देता है। पता लगे आपने कोई काम शुरुआत किया था, आप बिल्कुल चरम पर पहुंचने वाले थे, आप बिल्कुल रिजल्ट आपको मिलने वाला था, लेकिन आप वहीं से गिरे। तो अक्सर होता भी क्या, ये जीवन का अनुभव है कि व्यक्ति बिल्कुल जहां अप्रोच की स्थिति में पहुंच जाता है, बिल्कुल आसपास ही वह सामान पड़ा होता है, बिल्कुल हमारे हाथ पर ही आने वाला होता है, हमारी पहुंच के आसपास बिल्कुल होता है, लेकिन फिर हम वहीं से या तो लौट जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर खासकर नजर आती है। भाग्य स्थान के अंदर अगर ये योग बनता है तो भाग्य को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आपके मन को और मन के बाद धन, धन को और धन के बाद आपके भाग्य को भी प्रभावित करता है। अब दसम भाव के अंदर अगर ये योग बनता है तो आपके कहीं ना कहीं पिता के साथ जो रिलेशन है, या फिर अगर आप कोई कार्य करते हैं, मान लो सरकारी कुछ कार्य आपके हैं, या फिर आप राजनीति में जुड़े हुए हैं, तो बहुत उच्चतम सफलताएं वहां व्यक्ति को नहीं मिल पाता, क्योंकि वो उस दायरे में जहां पर आता है वो योग उसको कहीं ना कहीं परेशान करता है, भ्रमित करता है, और व्यक्ति को जो एक सही सफलता है उसके जीवन का वह उसको नहीं देने देता, वो उसको प्राप्त नहीं हो पाता है। एकादश के अंदर अगर ये योग बनता है तो एकादश में आने से मानसिक सबसे पहले वो तो सब पर फर्क पड़ेगा ही, तो चंद्रमा उससे वीक हो जा रहे हैं, और उसके बाद धन का भाव यहाँ पर ह्रास करता है, आमदनी के संबंधों में, आमदनी के कार्यों में, आमदनी के क्षेत्र में रुकावट पैदा करेगा ये योग। और द्वादश के अंदर यह आपकी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को, आपके एक जो इन्वेस्टमेंट जहां पर आप लोग करते हैं, वेस्ट में तो यहाँ पर कोई वो तो संभव है वहां पर होगा, लेकिन साथ साथ में आपकी इन्वेस्ट का जो क्षेत्र होता है उसको ये वेस्ट में बदल देता है। कई बार आपकी सही निर्णय न लेने के कारण से यह आपको प्रतिकूल फल भी देता है। तो दर्शकों, ये आपका जो शनि और चंद्रमा का विषयोग का जो प्रभाव है, ये पहले घर से लेकर द्वादश भाव तक यह बहुत अनुकूल नहीं किसी भी भाव में रहता है, प्रतिकूल इसके रिजल्ट होते हैं। मानसिक सबसे पहले व्यक्ति इसमें विक्षिप्त होता है, सबसे पहले इसमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, विकृत हो जाता है, मन विकृत होता है तो सब कुछ विकृत हो जाता है। अब हम उपाय की बात कर लेंगे। यहाँ पर व्यक्ति सबसे पहले उसको करना क्या चाहिए, भगवान शंकर की, महादेव की पूजा यहाँ पर करनी चाहिए। प्राणायाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति तनाव, वहम, डर, कहीं ना कहीं नशे का शिकार व्यक्ति हो जाता है, इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। महादेव की उपासना ही एक सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अपने गले में आप कोई भी श्रेष्ठतम रुद्राक्ष आप धारण करें, एक मुखी रुद्राक्ष हो तो अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा के साथ साथ हनुमान चालीसा या हनुमत चालीसा या हनुमत बजरंग बाण आदि को आप अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है किसी भी भाव के अंदर अगर ये स्तुति बन रही है। दर्शकों, आप फिलहाल बने रहें और हमें आप दीजिए।